नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ संख्या 2 लाख की चूड़ी पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचयिता, इसके जो लेखक है वो कामता नाथ है। इन्होंने बताया है कि जब ये बचपन में छोटे थे तब इनको अपने मामा के घर जाना बहुत ही पसंद था और वहाँ पे एक बदलू नाम का आदमी था, वो मनिहारा था। वो इनको छोटी छोटी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के देता था, कई रंग बिरंगी, जो बच्चों के मन मोह लेती है। इस प्रकार की गोलियां बना के वो देता था, इसीलिए उनको वहाँ जाना बहुत ही अच्छा लगता था। इस प्रकार इसमें उस मनिहारे के बारे में तथा लेखक ने अपने खुद के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम अपने है लाख की चूड़ी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो लेखक ने क्या बताया है कि सारे जब वो अपने मामा के घर जाते तो उस गांव में सबसे अच्छे उन्हें बदलू ही लगते थे। क्यों लगते थे? क्योंकि वे उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देते थे और इसीलिए उनको उस गांव में सबसे अच्छे बदलू ही लगते थे। इसीलिए उनको अपने मामा के घर जाना पसंद था जब वे बचपन में छोटे थे तब। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक बता रहे हैं कि मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था उनको, लेकिन मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उससे कहा करते थे कि गांव के जो बच्चे थे वो सब उन्हें बदलू काका कहकर ही बुलाते थे, इसीलिए मैं भी उन्हें बदलू काका ही कहकर बुलाता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का जो मकान था ऊंचाई पे बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू का जो मकान था ऊंचाई पे था और उसके घर में एक पुराना नीम का वृक्ष भी था। उसके नीचे बैठकर वो अपना सारा काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता, कि पास में ही एक भट्टी थी, उससे वो लाख, अपनी जो लाख थी जिससे वो चूड़ियाँ बनाता, वो उससे पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। सामने एक क्या थी? लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख मुलायम होने पर वे उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता। अब लेखक हमें बता रहे हैं कि उसके घर में पीपल का वृक्ष था और वृक्ष के नीचे वो बैठकर अपना काम करता था और पास में ही बगल में एक भट्टी थी और जिस भट्टी पर वह अपनी लाख पिघलाया करता था। एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर वह लाख को क्या करता? मुलायम करता। वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख के समान पतला करके किसका आकार देता? उसे चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलननुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। अब बता रहे हैं कि पास में उसके 4 और 6 विभिन्न प्रकार के बेलन के आकार की क्या रखी हुई रहती थी?
मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आगे से तो पतली होती थी वो और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें कुछ पतली और कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना देता था। लाख की चूड़ी बनाने के बाद में वह उस मुंगेरिये पर चढ़ा देता था। ये जो मुंगेरियों होती है, ये मुंगेरियाँ लकड़ी के डंडे की तरह होती है, लेकिन आगे से तो पतली और पीछे से बड़ी होती है, जिससे चूड़ी का साइज बराबर होता है। उस पे ये चढ़ा देता था, जिससे क्या है वो चूड़ी जो गोल भी बन जाती और चिकना भी, वो उसमें चिकनाई भी आ जाती थी। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब एक पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन जाती तो उसके बाद में जो बदलू था वह उनके ऊपर रंग कर देता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू जो था वो ये जो कार्य करता था चूड़ियाँ बनाने का, वो एक उसकी छोटी सी मचिए यानी चारपाई जैसी थी छोटी सी, उसके ऊपर बैठ के ये कार्य करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, पास में ही उसके क्या हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता और जिसे वह बीच बीच में क्या करता रहता, पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। लेखक बता रहे कि गांव में जब मैं छोटा था और गांव जाता तो दोपहर का जो समय रहता था वह अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता। लेखक कह रहे हैं कि वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लेखक बता रहे हैं कि मैं घंटों तक उनके पास बैठा रहता। जब वो चूड़ियाँ बनाते थे तब घंटों तक मैं देखता रहता कि वो किस प्रकार से चूड़ियाँ बनाते हैं। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। कि लगभग रोज 4 से 6 जोड़े वो क्या बना देते थे, चूड़ियाँ बना देते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। लेखक बता रहे हैं कि जब एक जोड़ा पूरा बन जाता तो वो क्या करते बदलू, उसे बेलन में चढ़ाकर और कुछ क्षण के लिए चुपचाप उन्हें देखते। लेखक को ऐसे लगा कि मानो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन, जो नववधू है, नई दुल्हन है, उसकी कलाई पर ये चूड़ियाँ चढ़ाई हुई है। बदलू मणिहार था। मणिहार का मतलब होता है जो चूड़ियाँ बनाते हैं, जो गले के हार होते हैं ना, वो जो हम गले में हार पहनते हैं उनको बनाते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो उनकी सिलाई करते हैं। चूड़ियाँ बनाने वाले को मणिहार, अपनी भाषा में अपन उसे लखारा भी कहते हैं और उसे वैसे हिंदी में मणिहार ही कहा जाता है। तो बदलू जो था मणिहार था, यानी चूड़ी बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी जन्म से ही उसका ये पेशा था चूड़ियाँ बनाना। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ही थी। लेखक बता रहे हैं कि उसकी बनाई हुई जो चूड़ियाँ रहती थी वो बहुत ज़्यादा बिक्री होती, खपत होती है, यानी बहुत ज़्यादा लोग उसे खरीदते। और उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। कि जो गांव था वो
उस गांव में तो सभी औरतें बदलू की ही बनाई हुई चूड़ियाँ पहना करती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। आसपास के जो गांव के लोग थे वो भी इससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। अब लेखक बता रहे हैं कि जब वो चूड़ियाँ देता था तो उनके बदले पैसे नहीं लेता था। वो उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका अलग था, यानी कि उसका जो बेचने का तरीका जो था वो बिल्कुल ही अलग था। जब हम कभी कोई चीज़ बेचते हैं तो हम तो पैसे लेते हैं उसके, लेकिन वो पैसे के बजाय उनसे अनाज लिया करता था। क्या लिया करता था? अनाज लिया करता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते हैं। लोग जो थे अनाज तो दे जाते थे और चूड़ियाँ उसे ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू जो था वो स्वभाव में बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक बता रहे हैं कि स्वभाव से जो बदलू था वो बिल्कुल ही सीधा साधा था और मैंने कभी भी उसे किसी से भी झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। लेखक बता रहे हैं कि शादी विवाह का जब समय रहता था, जब उससे कोई चूड़ियाँ खरीदने आते थे, उस समय वो ज़रूर ही जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कि कभी भी समय में, जीवन में कभी भी कोई ऐसे चूड़ियाँ उससे ले जाए, लेकिन विवाह का जो समय रहता था उस समय वो उन सब की सारी कसर निकाल लेता था, यानी कि बहुत सारा उनसे अनाज, धन, पैसे ले लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। लेखक बता रहे हैं कि आखिर सुहाग के जो जोड़े होते हैं उसका महत्व अलग ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लेखक बता रहा है कि मुझे आज भी याद है जब मेरे मामा के घर में किसी लड़की की शादी थी तो छोटी सी बात पे ये बिगड़ गया था और इसको मनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी लेखक क्या बता रहे हैं कि विवाह के समय जब वो बिक्री करता, जब वो चूड़ियाँ बेचता तो उसे बदले में इतना सारा मिल जाता कि उसकी पत्नी के लिए, उसके स्वयं के लिए और साथ में अनाज भी, साथ में पैसे भी, इस प्रकार उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। लेखक बता रहे कि संसार में अगर बदलू जो था वो किसी चीज़ से चिढ़ता था तो वह चीज़ क्या थी? कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था। यानी कभी भी किसी औरत के हाथ में अगर वो कांच की चूड़ियाँ देख लेता, कांच की चूड़ियाँ, तो अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, यानी गुस्सा आ जाता उसे। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। कभी कभी तो वो क्या करता? 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक बता रहे हैं परंतु मेरे से तो वो घंटों बातें करते थे। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा करते, तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। क्या कह रहे हैं लेखक? लेखक कह रहे हैं कि मैं उनसे कहता कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता कि शहर की बात
और है लल्ला। लेकर कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो जो बदलू था उन्होंने कहा कि लल्ला, शहर की तो बात ही कुछ और होती है। वहाँ तो सभी कुछ होता है, कि वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, कि वहाँ तो जो औरतें होती है वह अपने मर्दों का हाथ पकड़कर सड़कों पर क्या करती है, घूमती है। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है न। लेखक वो बदलू कह रहा है कि शहर की जो औरतें रहती है वे तो अपने पति के साथ हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और उनकी जो कलाई होती है वो भी नाजुक होती है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। बता रहा है बदलू, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहन लेगी शहर की जो औरतें हैं वह, तो उनके हाथों में क्या आ जाएगी, मोच आ जाएगी उनके हाथों में। यानी उनके हाथ जो भारी भारी हो जाएंगे, उनके हाथों में शायद दर्द होने लग जाएगा, इसीलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहना करती है। ऐसा बदलू के मन में विचार आया। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। यानी लेखक बता रहे हैं कि कभी कभी जो बदलू था वो मेरी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करते या खातिरदारी करते। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। लेखक क्या बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि मैं जब बदलू के घर जाता तो मेरी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करते, वो मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखते। और अगर उनके घर में अगर गाय है और गाय का दूध हो रहा है तो वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखते हैं और मुझे उस मलाईदार दूध को भी पिलाते हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया है। और फिर आगे बता रहे हैं कि अगर उनके घर में कभी आम पक जाते तो मैं रोज़ ही उसके हाथ से 2-4 आम खा आता था, कि रोज़ मुझे 2-4 आम वो दे देते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह थी लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। कि मुझे सबसे उनकी जो अच्छी बात थी वो ये लगती कि मेरे लिए रोज़ वो 1-2 गोलियां बना देते, लाख की 1-2 रंग बिरंगी गोलियां बना देते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लेखक बता रहे हैं कि मैं छुट्टियों में अपने मामा के घर शायद 1-2 बार ही गया, 2-3 बार ही गया हूँ, और ज़्यादा वहाँ मैं नहीं गया हूँ। और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती थी मैं वापस अपने घर आ जाता था। और फिर 2-4 बार जाने के बाद मैं वहाँ पे जा ही नहीं सका, क्योंकि जो मेरे पिताजी थे उनकी जो बदली शहर में हो गई थी। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। यानी कि लेखक बता रहा है कि एक लंबी अवधि यानी कई सालों तक मैं अपने मामा के घर नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। अब लेखक बता रहे हैं कि जब 8-10 साल बाद में जब मैं मेरे मामा के गांव गया तो शायद मैं खूब बड़ा भी हो चुका था और मुझे इन गोलियों का कोई भी, जो लाख की गोलियां थी उनका कोई भी शौक़ नहीं रहा, यानी मेरी रुचि उनमें नहीं रही। अतः मैं गांव में
हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक बता रहे हैं कि मैं इतने दिन गांव रहा फिर भी मुझे बदलू याद नहीं आया, यानी बदलू मेरे दिमाग में नहीं आया कि बदलू नाम के जो मेरे काका थे मैं उनसे गोलियां लेता और खेलता, ये सब उन्हें याद नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। लेखक बता रहे हैं कि जब मैंने गांव में देखा तो सभी औरतें जो थी वो कांच की चूड़ियां पहनी थी और सभी गांव वालों में से एक दो कोई ऐसी औरतें थी जिन्होंने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। और आगे उन्होंने बताया कि अचानक ही मुझे एक दिन बदलू का ध्यान आया, यानी बदलू की याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। तभी मुझे अचानक क्या हुआ, बदलू का ध्यान आया। जब मेरी मामा की लड़की थी वह फर्श पे नीचे गिर गई थी और कांच की जो चूड़ियाँ थी उसके हाथों में उस कांच की चूड़ियों से हल्की सी चोट आ गई थी। तभी मुझे अचानक बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। लेखक ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊं, तभी सहसा मुझे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। लेखक कह रहे हैं कि शाम को घूमते घूमते मैं उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जो बदलू था वो एक नीम के नीचे वो खाट थी और उस खाट पे लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक कह रहा है कि मैंने कहा कि नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। लेखक कह रहे हैं कि उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। उठकर क्या किया, खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक कह रहे हैं कि मैं गया, मेरे से नमस्ते भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी तरफ ही देखते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका। लेखक ने बताया कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने अपना परिचय दिया, मैंने अपना नाम बताया और मैंने उनसे कहा कि मैं वही हूँ जो आपसे लाख की गोलियाँ बनवा कर ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। लेखक बता रहे हैं कि जब मैंने उनको अपना परिचय दिया तब एक बार तो वे बिल्कुल शांत हो गए, चुप हो गए, शायद उन्हें याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। फिर अचानक वह बोले, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। लेखक ने कहा, हाँ इधर आना नहीं हो सका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी
मचिया ही नज़र आई न ही भट्टी। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कुछ देर तो मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर मैंने इधर उधर देखा तो न तो उसकी चारपाई नज़र आई न ही उसकी भट्टी नज़र आई। फिर मैंने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? तो उन्होंने कहा, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेखक ने जब उनसे पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने तो काम कई सालों पहले ही बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं और गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। और ये जो युग है, यह युग मशीन का युग है, इसमें सभी काम मशीनों के द्वारा होते हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि लेकिन कांच तो बहुत ही खतरनाक होता है और जल्दी भी टूट जाता है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। अब वो वापस बता रहे हैं बदलू जो है वो मनिहारा, वो बता रहा है कि नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा कि नाजुक होता है ये कांच। ऐसा कहते कहते उन्हें खांसी आ गई और देर तक वह खांसते रहे। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि मैंने तो मन में विचार किया कि उनके वो दमा की बीमारी है, तब उन्होंने अचानक ही मुझे पता नहीं मेरे मन की जिज्ञासा उन्होंने जान ली क्या, और ऐसे बोला कि नहीं, मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यही 2 महीने से आ रही है। ये जो खांसी है वो 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन के बाद ठीक हो जाएगी। 10-15 दिन के बाद क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक कह रहे हैं कि मैंने भी सोचा कि ये जो मशीनें आ गई है, आज मशीनों ने कितने लोगों के रोज़गार छीन लिए हैं, यानी कितने लोगों के रोज़गार छीन लिए हैं, यानी हाथ काट दिए, यानी कि लोगों के रोज़गार छीन लिए। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने बात को ही बदल दी और बात को बदलते हुए मैंने अचानक से पूछ लिया कि आम की फसल कैसी है काका? ये मैंने उनसे पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। बदलू ने बताया कि अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लह कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। लेखक ने जब आम के बारे में पूछा
तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी अपनी बेटी को कि रज्जो अंदर से आम लेकर आ, लल्ला के लिए आम लेकर आ। और फिर उन्हें आम खिलाने के कि मैं तो तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। लेखक ने कहा कि नहीं, मैंने आम इस साल बहुत ही खा लिए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बदलू ने कहा कि वाह वाह, क्या बात करते हो तुम, बिना आम खिलाए मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं चुप हो गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बनाकर रखता था। लेखक कह रहे हैं कि मुझे पुराने दिन, बचपन के दिन याद आ गए जब मेरे लिए वो मलाई बचाकर रखा करते थे। दूध की जो मलाई होती थी उसे बचाकर लेखक के लिए वो रखा करते थे। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा कि गाय तो अच्छी है न काका, गाय कहाँ है लल्ला। अब वो जो बदलू है वो कह रहा है कि गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कि 2 साल पहले ही गाय तो बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यानी एक ढक्कन में बहुत सारे आम डालकर उसकी जो बेटी थी रज्जो, वो लेकर आ गई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। लेखक ने कहा ये तो बहुत सारे आम है, इतने थोड़े ने मैं खाऊँगा। मैंने ऐसे कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम ने एक बखत में खा पड़ता। यानी कि जो थे वो बदलू काका वो कह रहे हैं। लेखक ने कहा कि इतने सारे आम मैं थोड़ी ना खाऊंगा। तो बदलू काका ने कहा कि वाह वाह, क्या बात करते हो, तुम शहर से आए हो ना, शहर के लोग हो ना, इसीलिए ऐसी बात करते हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं इतने आम तो एक समय में ही खा लेता। इससे 4 गुने आम, चौगुने आम का अर्थ होता है 4 गुना आम एक समय में। एक बखत का मतलब होता है एक समय में खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने कहा कि आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। बदलू ने कहा अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। आम देते हुए कहा कि ये आम कैसे हैं बताओ, क्योंकि ये जो आम का पेड़ है वह इस साल ही पूरा हुआ है, यानी कि इस साल ही इसके आम लगे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फक रही थी कि उसकी जो बेटी थी रज्जो, जब उन्हें आम देने लगी तो उनके हाथों को देखने लग गए लेखक, क्योंकि उनके जो हाथ थे बहुत ही सुंदर थे। उसकी जो कलाइयाँ थी वह गोरी गोरी थी, सुंदर थी उसकी कलाइयाँ, और जो उसने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी वो उस पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। कि मैंने ये अंत में एक ही बनाया था जमींदार के लिए, लेकिन 10 आने वो दे रहे थे तब भी मैंने ये जोड़ा उनको नहीं दिया, और कहा कि जाओ तुम शहर से नया जोड़ा लेकर आ जाओ। मैंने आम खा लिए
और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने आम तो खा लिए और खाने के बाद थोड़ी देर बाद में मैं वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, कि जो बदलू काका थे, जो मणिहारा था बदलू काका, वो हार कर भी नहीं हारे। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। उसका जो व्यक्तित्व था कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। उनका जो निश्चय था वो आसानी से टूटने वाला नहीं था। इस प्रकार हमने ये पाठ पूर्ण किया है। धन्यवाद।